क्या तुम सिर्फ 1 घंटे के लिए अपना शरीर किसी मरे हुए इंसान की रूह को सौंप सकते हो? बदले में तुम्हें 10 मिलियन रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर वो रूह 1 घंटे में बाहर नहीं निकली तो तुम भी हमेशा के लिए लाश बन जाओगे। ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं था, ये मेरी असल जिंदगी थी। मेरा नाम वांग यांग है। मैं एक मामूली डिलीवरी बॉय था जिसका रेट बिल्कुल फिक्स है, 10 लाख की एक डिलीवरी। तुम लोग इसे महंगा समझ रहे होगे, पर लोग मुझे डिलीवरी देने के लिए उल्टा मुंह मांगी रकम तक देने को तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराने को भी राजी हैं, बस इस मिन्नत के साथ कि मैं उनके लिए एक छोटा सा काम कर दूं। लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। 15 जुलाई की उस खौफनाक रात से पहले मैं एक सीधा साधा डिलीवरी बॉय था। उसी रात मुझे एक ऐसा अजीब सा ऑर्डर मिला जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और मुझे फूड डिलीवरी की दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। उस दिन एक कस्टमर ने एक प्लेट बारबेक्यू, एक बोतल फेइतियान शराब, एक पैकेट छोटी गोल्ड सिगरेट और एक लाइटर ऑन ऑर्डर किया था। जब मैंने सारा सामान खरीद लिया और डिलीवरी के लिए निकलने ही वाला था, तब मेरा ध्यान ऑन ऑर्डर के नोट पर गया। नोट पर लिखा था, लिफ्ट में जाने के बाद लगातार 4 बार 4th फ्लोर का बटन दबाना है। वहीं टिप वाले कॉलम में कुछ स्टार्स बने हुए थे। मुझे लगा कि शायद कोई सेंसिटिव नंबर होने की वजह से सिस्टम ने उसे ब्लॉक कर दिया होगा, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मंजिल पर पहुंचने के बाद जैसे ही मैं लिफ्ट में गया, मैंने लगातार 4 बार 4था फ्लोर का बटन दबा दिया। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सनक थी, बात बस इतनी थी कि मैं उन अजीबोगरीब कस्टमर्स से तंग आ चुका था। अगर कस्टमर ये कहकर मुझे खराब रेटिंग दे देता कि मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो मेरा तो भारी नुकसान हो जाता। लेकिन जैसे ही मैंने 4थी बार बटन दबाया, जो लिफ्ट आराम से ऊपर जा रही थी वह अचानक तेजी से नीचे गिरने लगी। कुछ देर तक तेजी से नीचे गिरने के उस खौफनाक एहसास के बाद एक जोरदार आवाज हुई और लिफ्ट रुक गई। डर के मारे मेरी टांगें कांपने लगी। मुझे लगा कि किसी सिरफिरे ने जानबूझकर मेरे साथ ये गंदा मजाक किया है। खैर, मैं लिफ्ट से बाहर निकला और उस बंदे से बहस करने के लिए आगे आया, पर अभी मैं कुछ ही कदम चला था कि मेरे सामने का नजारा एकदम बदल गया। मेरे सामने दूर दूर तक इमारतों और रोड्स का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला था जिसकी कोई थाह नहीं थी। वहाँ नए जमाने की इमारतें भी थीं और पुरानी रियासत के वक्त के मकान भी। आसमान भी बिल्कुल धुंधला और मटमैला सा था। जब मैंने वहाँ आते जाते राहगीरों को देखा तो उनका पहनावा अजीबोगरीब और रंग बिरंगा था। कोई पारंपरिक हानफू पहने था, कोई छिपाओ, तो कोई 3 पीस सूट। लेकिन जैसे ही उन सब ने मेरी तरफ देखा, डर के मारे मेरे रोंगटे सीधे हो गए और सिर चकराने लगा, क्योंकि उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफेद हो चुके थे, जैसे शरीर में खून का एक कतरा भी न बचा हो। यह पक्का मेरा वहम है, बिल्कुल मेरा वहम है। मैं खुद को दिलासा देते हुए तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन ठीक उसी वक्त एक बिल्कुल ठंडा बर्फ जैसा हाथ मेरे कंधे पर आकर टिका। ये ऑर्डर मैंने ही मंगाया है, लाओ इसे मुझे दे दो। भाई साहब, डर के मारे मेरी तो जान ही हलक में अटक गई। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक 40 से 45 साल का आदमी खड़ा था। उसके बाल और कपड़े तो आज के जमाने के थे, लेकिन उसका चेहरा कागज की तरह बिल्कुल सफेद था। मैं तो चीख मारते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो गया। चिल्लाओ मत, अब जब आ ही गए हो तो। उस आदमी ने सीधे पैकेट खोला और बारबेक्यू कबाब उठाकर खाने लगा। फिर उसने उसे थूक दिया। इसके बाद उसने फेइतियान का एक घूंट भरा और उसे भी थूक दिया। उसकी आंखों में पुरानी यादों की एक अजीब सी झलक थी और वह उसे ऐसे छक रहा था जैसे किसी नियामत का लुत्फ उठा रहा हो। डर के मारे मेरी तो पैंट गीली होने वाली थी। मैंने हकलाते हुए कहा, भाई मुझे मेरी मजदूरी के पैसे नहीं चाहिए, ये सामान भी आप ही रख लो, बस मुझे यहाँ से जाने दो। छोटे भाई, ऐसा नहीं चलेगा। मुफ्त के माल में मजा तो बहुत आता है, लेकिन इससे कर्मों का हिसाब खराब हो जाता है और पुण्य कम हो जाते हैं। क्या पता इस चक्कर में मेरा अगला जन्म ही ना हो पाए। ये कहते हुए वह आदमी मेरे पास आकर जमीन पर बैठ गया। उसने एक छोटी गोल्ड सिगरेट जलाई और फिर लाइटर के साथ एक सिगरेट मेरी तरफ काटते हुए कहा, लो एक कश मारो, दिल का डर भाग जाएगा। इस वक्त मेरी सूरत ऐसी थी जैसे रोते रोते हंसना। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यह कौन सी जगह है? उस आदमी ने जेब से चमचमाता हुआ लेटेस्ट मॉडल का आईफोन निकाला और आराम से बोला, यह परलोक यानी भूतों की दुनिया है। मुझे सिगरेट की बहुत तलब उठ रही थी और मैं बेचैन था, इसलिए मैंने इन लोगों द्वारा श्राद्ध में जलाए गए फोन से कोशिश की। मुझे अंदाजा नहीं था कि सचमुच फूड ऑर्डर हो जाएगा। खैर, मैंने तुम्हारे साथ जो भलाई की थी वह बेकार नहीं गई। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब तो मेरा खेल खत्म। एक मामूली सी डिलीवरी के चक्कर में खुद को सीधे यमलोक पहुंचा दिया। मैंने थरथराते हुए पूछा, तो क्या मैं वापस लौट पाऊंगा? तब जाकर उस आदमी को असल बात याद आई और उसने कहा, अगर तुम यहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकते तो आराम से वापस जा सकते हो। तुम्हारे शरीर में इंसानी गर्मी और ऊर्जा बहुत तेज है। यहाँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो तुम्हें हाथ भी लगा सके। खैर, काम की बात पर आते हैं। मेरा नाम सू तुचियांग है। मैंने अपनी आधी जिंदगी जी ली और मुझे कोई मलाल नहीं है। अगर किसी के साथ अन्याय किया है तो वह मेरी पत्नी और बेटी है। अपनी जवानी के दिनों में मैं एक नंबर का आवारा और घटिया इंसान था। कर्ज के जाल में फंसकर मैं उन्हें बिना बताए भाग गया था। बाद में मैंने अपना नाम और पहचान बदल ली और किस्मत से एक होटल का मालिक बन बैठा। इसके बावजूद मैं कभी उनसे मिलने वापस नहीं गया, बल्कि मैंने तो यहाँ एक नई गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली थी। लेकिन आखिरकार एक कार एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई। फिर सू तुचियांग ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मरने से पहले मुझे पता चला था कि इतने सालों से लोग मेरे कर्ज की वसूली के लिए उन्हें डरा धमका रहे हैं और उनकी जिंदगी नरक बनी हुई है। इसलिए मैंने अपनी पत्नी और बेटी से छिपाकर एक अलग अकाउंट खोला था और उसमें 10 लाख रुपए जमा किए थे। लेकिन इससे पहले कि मैं वह पैसे उन्हें दे पाता, मेरी मौत हो गई। अब अपना QR कोड निकालो। मैंने आधे अधूरे भरोसे के साथ अपना QR कोड उसके सामने कर दिया। लो, पूरे 10 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं। सू तुचियांग की आवाज अचानक गंभीर हो गई। इसमें से 9 लाख रुपए मेरी बेटी को सौंप देना और बाकी के 1 लाख तुम्हारी डिलीवरी फीस है। अगर तुम्हें ये रकम कम लगे तो हम और बात कर सकते हैं। अगर तुम अपनी जेब भरने के लिए और भी मांगोगे तो मैं वह भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे सिवाय मेरा यह काम कोई नहीं कर सकता। 1 लाख रुपए और बात आगे भी जा सकती है। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, लेकिन मुझमें इतनी हिम्मत कहाँ
कहाँ थी कि मैं एक भूत से मोल भाव करता, पर दिक्कत ये थी कि फोन में नेटवर्क नहीं था, इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि पैसे सच में ट्रांसफर हुए हैं या ये कोई छलावा है। फिलहाल मेरे पास उसकी इस भूतिया बात पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आपको डर नहीं लगता कि मैं ये सारे पैसे खुद हजम कर जाऊंगा? इस पर सू तुचियांग रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया और बोला, क्यों, क्या तुम हमेशा के लिए नीचे आकर मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? उसकी ये बात सुनते ही मेरी सारी हेकड़ी रफू चक्कर हो गई। मैंने तुरंत हाथ उठाकर कसम खाई, मैं वादा करता हूँ एक पैसा भी ऊपर नीचे नहीं करूंगा। इसके बाद मैंने पूछा, पर मैं आपकी बेटी को ढूंढूंगा कैसे? सू तुचियांग ने कहा, उसका नाम सू यिनरान है, वह झोंगहाई यूनिवर्सिटी में मेडिकल 3rd ईयर की स्टूडेंट है, लेकिन अगर उसने मुझे कोई जालसाज या आवारा समझ लिया तो? सू तुचियांग ने याद करते हुए कहा, यह बहुत आसान है। यिनरान की बाईं छाती के ठीक नीचे जन्म से एक छोटा सा तिल है। इसके अलावा उसके कूल्हे पर एक घुमावदार जलने का निशान है। बचपन में जब वह मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही थी तब वह अंगीठी से जल गई थी। ये ऐसी निजी बातें हैं जो बाहर के किसी इंसान को कभी पता नहीं चल सकती। मैंने तपाक से पूछा, कूल्हे पर? लेकिन मेरा मतलब है कि बाईं तरफ है या दाईं तरफ? दाईं तरफ। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अरे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। मैं पीछे देखे बिना सीधे सीढ़ियों की तरफ भागा। जैसे ही मैं लिफ्ट के अंदर पहुंचा मेरे फोन का नेटवर्क वापस आ गया। फोन में लगातार वाइब्रेशन होने लगी और कानों में सिक्कों के गिरने की आवाज गूंज उठी। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन खोली। फैनफा तुचियांग ने आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। मैंने अपनी आंखें मली। पूरे 10 लाख। ये इतनी रकम थी जिसे कमाने के लिए एक डिलीवरी बॉय को दिन रात एक करके 10 साल तक भटकना होगा। अगर मैं ये पैसे दबा लेता तो जिंदगी के 10 साल की मेहनत बच जाती। मैंने एक गहरी सांस ली, लेकिन पैसे लेने की हिम्मत नहीं हुई। अंदर से एक आवाज आ रही थी कि अगर मैंने एक पैसे की भी बेईमानी की तो मेरी अकाल मृत्यु तय है। हालांकि मन में कुछ डर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उत्साह और उत्सुकता थी। वह सू यिनरान झोंगहाई यूनिवर्सिटी में ही है और ये तो सोने पर सुहागा हो गया, क्योंकि इसी बहाने मैं अपनी गर्लफ्रेंड लुलू से भी मिल लूंगा। वह कॉलेज में बहुत बिजी रहती है, इसलिए कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। जब मैं झोंगहाई यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंचा तो मुझे मेरी गर्लफ्रेंड यांग लुलू सिडरडेक किनारे दिखाई दी। उसके उस मासूम और खूबसूरत चेहरे पर किसी का इंतजार साफ झलक रहा था। वहां से गुजरने वाला हर आदमी उसे पलट पलट कर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं अपनी बाइक भराकर उसके पास गया। लुलू, इसे कहते हैं दिलों का रिश्ता। अभी मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं किया था और तुम सामने मिल गई। मैं बाइक से उतरा और फूलों का गुलदस्ता लेकर यांग लुलू की तरफ गया। जैसे ही मैंने उसका हाथ थामने के लिए हाथ आगे किया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह एक कदम पीछे हट गई और उसकी आंखों में साफ लिखा था, मुझसे दूर रहो। इसके बाद उसने बेहद रूखे लहजे में कहा, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही हूँ और हमारा ब्रेकअप हो चुका है। आगे से मुझसे दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि लोग हमारे बारे में कोई गलत फहमी पालें। उसकी बातें मेरे ऊपर गाज गिरने जैसी थीं। मैं वहीं सन्न रह गया। फिर मैंने हंसते हुए कहा, मजाक मत करो लुलू, अब मैं बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रख सकता हूँ। लेकिन यांग लुलू ने मुझे हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी ये 2 पैसे की औकात के दम पर तुम मेरा ख्याल रखोगे? ये कहते हुए लुलू ने सामने से आ रही एक चमचमाती हुई स्पोर्ट्स कार की तरफ उंगली उठाई और बोली, क्या तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके भी मुझे ऐसी कार में बैठा सकते हो? आज मेरे पास यह सब है तो फिर मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? यांग लुलू ने घमंडी लहजे में ये बात कही और फिर उसी मुस्कुराहट के साथ जो कभी सिर्फ मेरे लिए हुआ करती थी, वह उस स्पोर्ट्स कार की तरफ चली गई। कार रुकी और उसमें से एक आलीशान रईस नौजवान बाहर निकला। लुलू ने बड़े प्यार से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया जैसे कोई नाजुक सी परी हो। मैं सामने खद्दा ये सब देख रहा था। मेरा सीना गुस्से और दर्द से फट रहा था। वहीं पास में खड़ा एक मोटा लड़का इस पूरे तमाशे का मजा ले रहा था। उसने चुटकी लेते हुए कहा, छोटे भाई देख लिया ना, वह पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। वह तुम जैसे मामूली डिलीवरी बॉय के मुंह क्यों लगेगी? जानते हो वह कार वाला कौन है? तो कॉलेज का मशहूर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट चेन तियानचिंग है और एक नंबर का अमीर बाप का बेटा है। एक और मासूम की रईसी के जाल में फंस गई। इसी बीच चेन तियानचिंग को एहसास हुआ कि मैं हाथों में गुलदस्ता लिए उन दोनों को घूर रहा हूँ। उसने यांग लुलू से पूछा, तुम उस डिलीवरी बॉय को जानती हो क्या? लुलू ने मुंह फेरते हुए कहा, स्कूल के जमाने का एक क्लासमेट है, पर हमारी कोई खास जान पहचान नहीं है। अच्छा तो फिर चलें। चेन तियानचिंग घूमा और कार का दरवाजा खोल दिया। उसने अपनी जेब से कोई चीज निकाली और मेरी तरफ देखते हुए उसे हवा में लहराया। वह एक होटल के रूम की चाबी थी। यह देखकर मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। अब मुझे समझ आया कि जब भी मैं लुलू से मिलने की बात करता था तो वह स्टडी का बहाना बनाकर क्यों टाल देती थी। तो ये थी उसकी रियल स्टडी। मुझे याद आया कि मैंने कसम खाई थी कि शादी से पहले मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। खैर, मैंने खुद को शांत किया और उस मोटे की तरफ घूमकर पूछा, क्या तुम सू यिनरान को जानते हो? गर्लफ्रेंड तो चली गई, लेकिन जो मिशन है उसे तो पूरा करना ही था। इस वक्त मैं बस सू तुचियांग के उस काम को पूरा करके जल्द से जल्द इस दर्दनाक जगह से निकल जाना चाहता था। लेकिन मेरी बात सुनते ही वह मोटा लड्डे का इस तरह ठहाका मारकर हंसा कि उसे खांसी आ गई। उसने कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? तुम सू यिनरान के बारे में पूछ रहे हो? वह तो ऐसी बला की खूबसूरत लड़की है जिसे हमारे चेन साहब भी आज तक पटा नहीं पाए। वे कॉलेज की टॉप 4 सुंदरियों में से एक है। मेरे पास उसे समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए मैंने बेबसी से कहा, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? उस मोटे लड़के ने अजीब से ताने मारते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। इस वक्त वह यिनरान देवी कॉलेज की कैंटीन में खाना खा रही होगी। कुछ देर बाद हम कैंटीन के गेट पर पहुंचे।
उस लड़के ने शीशे के पार एक टेबल पर बैठी एक बेहद हसीन गर्ल की तरफ उंगली उठाई। वही है हमारी यिनरान देवी। लेकिन एक बात बता दूं, उसके पीछे कई रईसजादे और अफसरों के बेटे लगे रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे चेन साहब की भी उसके सामने कोई औकात नहीं है। अगर तुम अब भी कदम पीछे खींचना चाहते हो तो मैं बस तुम्हारी इस नादानी पर हंसकर चला जाऊंगा, वरना किसी आशिक के हत्थे आ गए तो वे तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा, फिर बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया और सीधे सू यिनरान की तरफ गया। मैं उसके पास जाकर रुक गया। करीब से देखने पर उसका चेहरा किसी बेदाग और खूबसूरत तराशे हुए संगमरमर जैसा लग रहा था। मेरे मन में एक पल के लिए ख्याल आया, क्या सू तुचियांग जैसा शराबी और जुआरी इंसान सचमुच इतनी खूबसूरत और मासूम बेटी का बाप हो सकता है? मुझे खुद पर शक होने लगा। तभी यिनरान की सहेली शू शैनशैन ने मुझे बेहद हिकारत भरी नजरों से देखा और अपनी थाली पर हाथ मारते हुए बोली, देख लिया या अभी और देखना बाकी है? हमारी यिनरान सुंदर है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम यहाँ मुंह उठाए चले आओ। अपनी औकात पहचानो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। मैंने बिल्कुल शांत रहकर सू यिनरान से कहा, सू यिनरान जरा मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है, सचमुच बहुत जरूरी काम है। इससे पहले कि यिनरान कुछ कहती, शू शैनशैन ने अपनी उंगली नचाते हुए गुस्से में कहा, ओए तुम दिमागी रूप से बीमार हो क्या? तुम्हें 3 सेकंड का वक्त देती हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। पहले ही मेरा दिल टूटा हुआ था, ऊपर से बिना किसी वजह के ये बकवास सुननी पड़ रही थी। अब मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने गुस्से में डांटते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो, तुमसे किसी ने नहीं पूछा। यह सुनते ही शू शैनशैन जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई गुंडा यिनरान के साथ बदतमीजी कर रहा है। उसकी आवाज गूंजते ही कैंटीन के बहुत सारे लड़के अपनी सीटों से उठकर मेरी तरफ लपके। एक लड़के ने आगे से धमकी दी, अपनी जगह पर सीधे रहो, ये झोंघाई यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। अगर यहाँ कोई तमाशा किया तो तुम्हारा कीमा बना देंगे। शू शैनशैन तुरंत सू यिनरान का हाथ पकड़कर उसे भीड़ के पीछे ले जाने लगी। ये भारी भीड़ देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सू यिनरान को ऐसे जाने नहीं दे सकता था, वरना मेरा तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाता। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे उससे अकेले में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। आखिरकार मजबूरी में मैंने पूरी कैंटीन के सामने सू यिनरान की तरफ चिल्लाकर कहा, सू यिनरान, क्या तुम्हारी बाईं तरफ के हिस्से के नीचे एक तिल है? और तुम तो समझ ही रही होगी, पैर से ऊपर और कमर से जरा नीचे एक 3 इंच का घुमावदार जलने का निशान है, जो बचपन में छुपन छुपाई खेलते वक्त अंगीठी से लगाता है ना। ये सुनते ही सू यिनरान का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका चेहरा शर्म से बिल्कुल लाल हो गया, जैसे उसके दिल में कोई हलचल मच गई हो। हालांकि मैंने उन अंगों का नाम सीधे सीधे नहीं लिया था, लेकिन मेरा इशारा इतना साफ था कि वह सब समझ गई। वह सोच में पड़ गई कि एक अनजान शख्स को उसकी जिंदगी का ये सबसे गुप्त राज कैसे पता है, और वह भी इस तरह सरेआम पूरी कैंटीन के सामने। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। शुक्र इस बात का था कि मैंने उस जगह का हूबहू नाम नहीं लिया था, वरना आज पूरी यूनिवर्सिटी के सामने उसका जीना मुहाल हो जाता। वह तेजी से चलकर मेरे सामने आई और उसने अपने कोमल हाथों से मेरा मुंह बंद कर दिया। सू यिनरान ने बेहद घबराहट और शर्म के मारे अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, अब बस करो और कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलने को तैयार हूँ। उसकी ये बात पूरी कैंटीन के लड़कों को सुनाई दी, जिससे उन सबका दिमाग पूरी तरह सन्न रह गया। पल भर में उस कैंटीन में एक सन्नाटा पसर गया। मैं भी हैरान रह गया। उसके हाथों से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो सचमुच बहुत लाजवाब। चलो अब जल्दी यहाँ से निकलो। सू यिनरान अब वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। उसने घबराहट में खुद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर की तरफ खींचने लगी। शू शैनशैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या माजरा है? यिनरान, तुम इस डिलीवरी बॉय के साथ कहाँ जा रही हो? यिनरान ने बिना पीछे मुद्दे जवाब दिया, मैं इसके साथ कुछ निजी बात करने जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। उस शांत कैंटीन में जैसे एक धमाका सा हो गया। अरे बाप रे, वह डिलीवरी बॉय कौन है? उसने यिनरान देवी का हाथ पकड़ लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने सीधे उसके हाथ को चूम लिया। उस तिल और जलने के निशान का क्या चक्कर है? बाईं तरफ के नीचे, पैर से ऊपर, कमर से नीचे। यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कैंटीन के बाहर वह मोटा लड़का सू यिनरान को उस डिलीवरी बॉय के साथ इतने करीब जाते देख दंग रह गया। उसने खुद को यकीन दिलाने के लिए अपने गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा कि कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। कुछ ही देर में सू यिनरान मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर एक क्लब में ले गई और उसने एक प्राइवेट केबिन बुक किया। अंदर जाते ही सू यिनरान ने बेहद संभल कर और गुस्से में पूछा, तुम्हारी उन बातों का क्या मतलब था? मैंने अपनी आवाज को धीमा करते हुए कहा, अब यहाँ कोई बाहरी इंसान नहीं है, तो हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। सू यिनरान का सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना कहने की? उसने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, सीधे सीधे बात करो, अगर कोई भी गड़बड़ की तो मैं शोर मचा दूंगी। मैंने अपना हाथ हवा में उठाया और सू यिनरान के शरीर के उस हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी बाईं तरफ के ठीक नीचे वह तिल है, सही कहा ना? फिर मैंने खुद के कूल्हे पर हाथ मारते हुए कहा, बचपन में छुपन छुपाई खेलते वक्त तुम अंगीठी से जल गई थी, है ना? सू यिनरान ने पूछा, साफ साफ बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैं सोफे पर आराम से बैठ गया और सिर उठाकर बोला, मेरा नाम वांग यांग है। मुझे सू तुचियांग ने तुम्हारे पास भेजा है। उसे डर था कि तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगी, इसलिए उसने मुझे ये सब सबूत के तौर पर बताया था। सू यिनरान की आंखें फटी की फटी रह गईं। सू तुचियांग, अपने पिता के बारे में उसकी यादें बस तब की थीं जब वह 8 साल की थी। एक दिन वह घर से निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसके बाद से आए दिन गुंडों की टोली उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ करती और धमकी देती थी कि कर्ज के बदले माँ बेटी को उठा ले जाएंगे। आज उसकी माँ 4 जगह काम करके उसकी यूनिवर्सिटी और घर का खर्चा चलाने के साथ साथ वह कर्ज चुका रही थी। इसी साल जाकर वह सारा कर्ज खत्म हुआ था, इसलिए वह सू तुचियांग से बेहद नफरत करती थी। पुरानी दर्द भरी यादों के ताजा होते ही सू यिनरान सोफे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने धीरे से उसकी पीठ
थपथपाई और कहा, जरा धीरे रो वरना बाहर के लोग समझेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। ये सुनकर सू यिनरान और तेज रोने लगी। वह सू तुचियांग खुद मेरे सामने क्यों नहीं आया? मैंने गंभीर होकर कहा, वे मर चुका है। एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे बचाए थे, पूरे 9 लाख रुपए। सू यिनरान की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। मुझे उसके पाप की कमाई का एक पैसा भी नहीं चाहिए। ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। अगर तुम ये पैसे नहीं लोगी तो मेरी जान आफत में पड़ जाएगी। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी नखरे झेलूं। मैं सू यिनरान के नखरे बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मैंने हाथ उठाया और उसके गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ रसीद कर दिया। सू यिनरान ने अपना गाल पकड़ लिया और बेहद हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें अपने घर के हालात नहीं पता? तुम अभी ना समझ हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी माँ के बारे में सोचा है जो दिन रात मेहनत कर रही है? और वैसे भी ये पैसा सू तुचियांग का नहीं है, ये तुम्हारी माँ के उस कर्ज का पैसा है जो उसने चुकाया था। समझो कि वह कर्ज वापस मिला है। मैंने अपना फोन निकाला और उसे डराते हुए कहा, अपना अकाउंट नंबर दो। अगर पैसे नहीं लिए तो मैं तुम्हारे वो सारे सीक्रेट्स इंटरनेट पर लीक कर दूंगा। आखिरकार मैंने उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया और पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, सू यिनरान ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने गुस्से में तपते हुए कहा, मुझे थप्पड़ मारकर इतनी आसानी से जा रहे हो? कल तुम्हें एक दिन के लिए मेरा बॉयफ्रेंड बनना होगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैं साफ मना करता हूँ, तुम मुझे कोई आवारा समझती हो क्या? अगर ये हमेशा के लिए होता तो मैं शायद सोचता भी। आज ही मेरा ब्रेकअप हुआ है और मेरे सिर पर दुखों का पहाड़ टूटा है, और कल तुम मुझे फिर से छोड़ दोगी। और वैसे भी तुम तो पूरे कॉलेज की क्रश हो, तुम्हारे एक इशारे पर तो आशिकों की लाइन लग जाएगी। सू यिनरान ने बेबसी से कहा, बात वह नहीं है। कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है। कल उनका जन्मदिन है। वहाँ वो चेन तियानचिंग भी आ रहा है जो मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे पता चला है कि कल वे प्रोफेसर के जरिए मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाने वाला है। तुम कॉलेज के बाहर के हो तो कोई पहचान नहीं पाएगा। प्लीज मेरी मदद कर दो। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? उसकी आंखों में वह बेबसी और डर देखकर मुझसे मना नहीं किया गया। आखिरकार मैंने हामी भर दी। सोचिए, अगर इस बहाने उसकी परेशानी हल हो जाती है तो मेरे वो 1 लाख रुपए भी हलाल हो जाएंगे। तो कल मिलते हैं। सू यिनरान मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलकर चली गई। ठीक उसी वक्त मेरे फोन पर फिर से टिंग की आवाज हुई। वही जानी पहचानी आवाज दोबारा गूंजी। सिस्टम ने मुझे एक और ऑर्डर भेजा था, लेकिन इस बार का नोट और भी अजीब था। ऑर्डर में लिखा था, 1 बोतल माओताई शराब और 2 ग्लास ले आओ, बदले में तुम्हें 1 करोड़ रुपए के शेयर्स मिलेंगे। लोकेशन पास की किसी भी लिफ्ट में जाकर लगातार 4 बार 4th फ्लोर का बटन दबा देना। ये नोट देखते ही मैं समझ गया कि ये फिर से परलोक का कोई ऑर्डर है। 1 करोड़ रुपए। मेरे रोंगटे खड्डे हो गए। मुझे याद आया कि आज कैसे लुलू ने मुझे लात मार दी थी, सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं तुरंत क्लब से बाहर भागा और अपनी बाइक स्टार्ट की। मैं तेजी से एक मॉल की तरफ गया, वहाँ से माओताई शराब की बोतल खरीदी और सीधे लिफ्ट की तरफ गया। जैसे ही लिफ्ट खाली हुई, मैंने बिना वक्त गंवाए लगातार 4 बार 4था फ्लोर का बटन दबा दिया। लिफ्ट की स्क्रीन पर अजीब से कोड्स आने लगे और फोन का नेटवर्क गायब हो गया। एक बार फिर तेजी से नीचे गिरने के एहसास के बाद लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर निकलते ही मुझे फिर से वही अजीबोगरीब पुरानी इमारतें दिखाई दी। सू तुचियांग मेरी तरफ आया और उसके साथ एक बेहद रईस और मोटे पेट वाला 40 या 45 उम्र का आदमी भी था। मैंने सू तुचियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने 9 लाख रुपए यिनरान को ट्रांसफर कर दिए हैं। सू तुचियांग ने तसल्ली से सिर हिलाया। चलो, मेरे कर्मों का हिसाब चुकता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों चेन साहब, मैंने झूठ तो नहीं कहा था ना? यहाँ से सचमुच इंसान की दुनिया का खाना पीना ऑर्डर किया जा सकता है। सू तुचियांग ने गर्व से उस मोटे आदमी से मेरी पहचान कराई। छोटे भाई, ये चेन होंगफेई हैं। ये झोंगहाई शहर के बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं और इनकी मिलियंस की इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है। चेन होंगफेई ने उतावले होकर कहा, जल्दी करो छोटे भाई, मेरी शराब की तलब मिटाओ। चेन होंगफेई ने माओताई की बोतल ली, 2 ग्लास में शराब डाली और 1 ग्लास मुझे और 1 सू तुचियांग को दे दिया। फिर उसने सीधे बोतल से एक लंबा घूंट भरा और उसे थूक दिया। उसने आंखें बंद करके उस स्वाद का आनंद लिया। परलोक की भाषा में इसे छखना कहते हैं। इंसानी दुनिया का खाना पीना अगर भूत सचमुच पेट में उतार लें तो उनका अस्तित्व ही मिट जाता है और उनकी आत्मा नष्ट हो जाती है। सू तुचियांग ने टोकते हुए कहा, चेन साहब, हमारे पास वक्त कम है, पहले काम की बात कर लो। शराब तो बाद में भी पीते रहेंगे। हाँ, पहले असली काम करते हैं। चैन होंगफेई ने मुझे एक पता बताया और बहुत उम्मीद से मेरी तरफ देखते हुए कहा, वह मेरा घर है। वहाँ जाने के बाद तुम मेरी तस्वीर को छूना ताकि मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर सके। मैं हैरान रह गया। हॉरर फिल्में तो मैंने बहुत देखी थी, क्या किसी भूत को अपने शरीर में ऐसे ही घुसने दिया जा सकता है? अगर वह मेरे शरीर पर कब्जा करके वापस ही न निकला तो मेरी तो जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। यह तो सीधे सीधे भूत का साया होने वाली बात थी। चेन होंगफेई ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देता हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। मेरी पहली पत्नी से मेरा एक ही बेटा है जिसका नाम चेन तियानचिंग है। मेरे मरने के बाद जब यमराज के पास मेरे कर्मों का बही खाता खुला तब मुझे पता चला कि वह मेरा सगा बेटा नहीं है, बल्कि वह किसी और की औलाद है। अपनी आधी जिंदगी की जो खून पसीने की कमाई है, मैं उसे उस नाजायज औलाद के हाथ में नहीं सौंप सकता। मैं अपने शरीर के जरिए अपनी मौजूदा पत्नी को सच बताना चाहता हूँ और उसे वसीयत से बेदखल करना चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 10% शेयर्स दे दूंगा। बोलो छोटे भाई, मंजूर है? चेन तियानचिंग। जैसे ही उस कुत्ते का नाम मेरे कानों में पड़ा, मेरा खून खौल उठा। मेरे दिमाग में यूनिवर्सिटी के गेट का वह नजारा घूम गया जहाँ उसने मुझे नीचा दिखाया था। मैंने गुस्से में चेन होंगफेई का कॉलर पकड़ा और चिल्लाकर पूछा, साफ साफ बताओ, क्या तुम्हारा बेटा झोंगहाई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है? चैन होंगफेई ने हैरान होकर पूछा, तुम उसे जानते हो क्या? मैंने उसका कॉलर छोड़े डीएच दिया और ठंडे लहजे में कहा, सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, आज दोपहर को उसने मेरी गर्लफ्रेंड को भी पटाया है और वो दोनों होटल गए हैं। चैन होंगफेई ने गुस्से में आगाबूला होते हुए कहा, उस कमीने की इतनी हिम्मत, बाप अभी मरा भी नहीं और वह अय्याशी कर रहा है। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए मिन्नत की, छोटे भाई, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वह चैन तियानचिंग मेरी औलाद नहीं है। तुम बस मुझे अपने शरीर में आने दो, मैं उसे घुटनों पर लाकर उसकी औकात याद दिला दूंगा। मैंने अपनी आंखें
छोटी करके उसे देखा। प्लान तो बुरा नहीं था, लेकिन मैंने पूछा, पर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मेरे शरीर से बाहर निकल जाओगे? चैन होंगफेई ने दबी आवाज में कहा, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ है भाई, मैं तो बस एक भटका हुआ भूत हूँ। अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा इंसानी दुनिया में रहा तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। मैंने सू तुचियांग की तरफ देखा तो उसने भी हामी भरी। ये सच कह रहा है, हमने इसकी पूरी जांच की है। आत्मा को शरीर में बुलाने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो दोनों दुनिया के बीच आ जा सके, और तुम्हें उस मरे हुए इंसान की सबसे अजीज चीज या उसकी तस्वीर को छूना होगा, और इसकी समय सीमा सिर्फ 1 घंटा है। सू तुचियांग ने आगे कहा, अगर तुम किसी भूत की आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद करते हो तो इससे तुम्हारे पुण्य ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा पुण्य होंगे तुम्हारी किस्मत उतनी ही चमकेगी, और अगर पुण्य एक तय सीमा से ज्यादा हो जाए तो मरने के बाद परलोक में तुम्हें बद्धा पद मिलेगा और तुम्हारा अगला जन्म किसी राजा महाराजा के घर में होगा। मैंने चुटकी बजाई, चलो ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे घर के अंदर कैसे जाऊंगा? चेन होंगफेई ने खुशी के आंसू रोते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी पत्नी का नाम चिन शियनयुन है। तुम उसके सामने जाकर बस एक कोड वर्ड बोल देना, वह तुम्हें घर के अंदर आने से नहीं रोकेगी। मैंने पूछा, कौन सी शायरी? चेन होंगफेई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, आसमान में चंदा मामा, नीचे पहने काली मखमली लेगिंग्स। ये सुनकर मैंने अजीब सी शक्ल बनाई और अपना अंगूठा दिखाया। उनसे विदा लेकर मैं वापस लिफ्ट में आ गया। पिछली बार के तजुर्बे की वजह से इस बार मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वह धीरे धीरे ऊपर आने लगी। जब दरवाजा खुला तो मैं मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर था। कुछ ही देर में मैं चेन होंगफेई के बताए पते पर पहुंच गया, मिंगयुए विला। ये शहर की सबसे आलीशान और वीआईपी सोसाइटी थी, जहां अंदर जाने के लिए भी बैंक बैलेंस चेक किया जाता था। जिसके पास अरबों की संपत्ति न हो उसे यहाँ कदम रखने की भी इजाजत नहीं थी। जैसे ही मैं गेट के अंदर जाने लगा, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। यहाँ बाहरी लोगों का आना मना है, डिलीवरी का सामान यहीं छोड़ दो, हम पहुंचा देंगे। मैंने सीधे लहजे में कहा, मैं यहाँ अपनी दीदी से मिलने आया हूँ। गार्ड ने मुझे हिकारत से देखा और कहा, तुम्हारी बहन यहाँ रहती है और तुम डिलीवरी बॉय हो? उसने तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला और मुझे बाहर निकालने के लिए बाकी गार्ड्स को बुलाने लगा। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है एक डिलीवरी बॉय यहाँ नहीं आ सकता? क्या मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा लेने के लिए ये काम नहीं कर सकता? सीधे विला नंबर 701 की चिन शिनयुन को कॉल लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। अगर वह सचमुच मेरी दीदी निकली और उन्होंने तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही जुर्माना भी भरना होगा। गार्ड ने मेरे इस आत्मविश्वास को देखकर सोचा कि कोई आम डिलीवरी बॉय इतनी हिम्मत नहीं दिखा सकता। उसे मेरी बात में थोड़ा दम लगा। उसने कहा, मेरे साथ अंदर आओ, अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। सिक्योरिटी केबिन के अंदर जाकर गार्ड ने फोन मिलाया और रिसीवर मुझे दे दिया। हेलो, कौन है? फोन पर एक महिला की बेहद सुरीली और रोबीली आवाज आई। मैंने कहा, दीदी, मैं आपका छोटा भाई बोल रहा हूँ। इस गार्ड ने मुझे गेट पर रोक रखा है और बदतमीजी कर रहा है। छोटा भाई? मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, मेरा कौन सा भाई आ गया? चिन शियनयुन फोन काटने ही वाली थी कि मैंने तुरंत कहा, दीदी, क्या आप भूल गई कि उस रात मैंने आपके लिए कौन सी शायरी गाई थी? आसमान में चंदा मामा, नीचे पहने काली मखमली लेगिंग्स। लेकिन तभी फोन कट गया। मैंने हाथ में फोन लिए हुए एक ठंडी सांस ली। यार, मैंने तो एक एक लफ्ज सही बोला था, फिर उसने फोन क्यों काट दिया? गार्ड ने हंसते हुए ताना मारा, अरे वाह, बहुत शानदार नाटक था। चलो अब असली औकात पर आओ। सोसाइटी में भर्ती रिश्तेदार बनकर घुसने का अंजाम जानते हो ना? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फोन दोबारा बज उठा। गार्ड ने स्क्रीन पर देखा, ये उसी विला से फोन था। उसने तुरंत फोन उठाया और बड़े अदब से बोला, मैम, मैं अभी इस जालसाज को पुलिस के हवाले करता हूँ। लेकिन चिन शियनयुन ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा, वह मेरा सगा भाई है, मुझसे गलती से फोन कट गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को जालसाज कहने की? अगर तुमने उसे अंदर नहीं भेजा तो कल तुम्हारी नौकरी खत्म समझो। गार्ड का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना आ गया। आई एम सॉरी मैम, मैं अभी उन्हें अंदर भेजता हूँ। गार्ड का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने तुरंत झुककर मुझसे माफी मांगी। मैंने भी बात को ज्यादा नहीं खींचा और सीधे सोसाइटी के अंदर चला गया। कुछ ही देर में मैं चैन होंगफेई के आलीशान बंगले के बाहर खड़ा था। जैसे ही मैंने बेल बजाई, मुझे अंदर से किसी के तेजी से आने कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला और सामने एक बेहद खूबसूरत और शांत चेहरे वाली औरत खड़ी थी। वह दिखने में मुश्किल से 25 से 30 साल की लग रही थी। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया। चेन होंगफेई तो 50 साल से ऊपर का आदमी था। ये लड़की तो उसकी बेटी की उम्र की थी। चिन शियनयुन ने मुझे अजीब नजरों से देखा और पूछा, तुम्हें वह शायरी कैसे पता चली? मैंने हैरान होकर पूछा, क्या आप ही चिन शियनयुन हैं? उसने सिर हिलाया। हाँ, मैं ही हूँ। मैंने गंभीर होकर कहा, अगर मैं कहूँ कि ये बात मुझे खुद चेन होंगफेई ने मरते वक्त बताई है तो क्या आप यकीन करेंगे? चिन शियनयुन ने साफ मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो शायरी तुमने बोली है वह किसी बाहरी इंसान को पता होना मुमकिन ही नहीं है। खैर, तुम पहले अंदर आओ। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नजर हॉल में रखी चेन होंगफेई की श्राद्ध वाली तस्वीर पर गई। चिन शियनयुन ने कहा, मेरा छठा सेंस बहुत तेज है। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता कि होंगफेई ने मरने से पहले क्या कहा था? अब रात होने वाली है, तुम इस वक्त यहाँ आए हो तो जरूर कोई बहुत जरूरी बात होगी। मैंने हामी भरी और उसके हैरान चेहरे के सामने सीधे उस तस्वीर की तरफ बढ़ गया। मैंने कहा, बस एक पल रुको, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कांपती उंगलियों से चैन होंगफेई की उस तस्वीर को छू लिया। अगले ही पल मेरे शरीर में बिजली का एक जोरदार करंट सा एहसास हुआ। मुझे लगा कि मेरे दिमाग के अंदर एक और साया आ चुका है। वह चैन होंगफेई ही था। हालांकि शरीर पर पूरा कंट्रोल अभी भी मेरा ही था। चैन होंगफेई ने मेरे दिमाग के अंदर से बड़ी शालीनता से कहा, छोटे भाई, तुम मन में जो भी सोचोगे वह सीधे मुझसे बात कर पाओगे। अब बस तुम अपने मन में मुझे अपने शरीर का कंट्रोल सौंपने की इजाजत दे दो। मैंने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम मालिकाना हक तो मेरे पास ही है। अगर आगे चलकर कोई दुष्ट आत्मा भी मेरे अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो बिना मेरी मर्जी के वह कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने मन में सोचा, ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। चेन होंगफेई तो जैसे इसी ताक में था। वह पल भर में एक धुएं के बादल की तरह मेरे पूरे शरीर की नसों में फैल गया। मुझे एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मेरा पूरा शरीर
सुन्न हो गया हो, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरी पांचों सेंसेस, देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना, बिल्कुल सही काम कर रही थी। बस मेरा शरीर अगले 1 घंटे के लिए चेन होंग फेई के इशारों पर चलने वाला था। चिन शियनयुन मुझे अचरज से देख रही थी। तुम वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? लेकिन जैसे ही मेरा शरीर उसकी तरफ मुड़ा, मेरी आंखों में एक अजीब सा पुराना प्यार और रोब झलक उठा। चिन शियनयुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे इस युवा चेहरे पर जो हाव भाव और रोब था वह हूबहू चेन होंग फेई जैसा था। चेहरा भले ही मेरा था, लेकिन बात करने का अंदाज, लहजा और वह शियनयुन पुकारने का तरीका बिल्कुल उसके स्वर्गीय पति जैसा था। शियनयुन, मैं वापस आ गया हूँ, चिन शियनयुन ने रोते हुए कहा। होंग फेई, क्या सचमुच तुम होंग फेई हो? चैन होंग फेई ने मेरे हाथों से उसका हाथ थामा और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ, ये मैं ही हूँ। मैं यहाँ एक बहुत जरूरी सच बताने आया हूँ। वह चेन तियानचिंग मेरा सगा बेटा नहीं है। वह उस औरत का किसी और के साथ नाजायज बच्चा है। चैन होंग फेई गुस्से में चिल्लाया, जिससे मेरे हाथ की नसें तन गई। चिन शियनयुन ने दर्द से कहा, जरा धीरे, मेरा हाथ दुख रहा है। उसने संभलते हुए हैरान होकर पूछा, क्या वह सचमुच आपका बेटा नहीं है? तुम अभी के अभी उसे फोन लगाओ और उसे आधे घंटे के अंदर यहाँ हाजिर होने को कहो। चैन होंग फेई गुस्से से कांप रहा था। इसके अलावा कल ही उसके डीएनए टेस्ट का इंतजाम करो और उसे जायदाद से बेदखल कर दो। चिन शियनयुन ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? आपका तो अंतिम संस्कार हो चुका है और आप राख बन चुके हैं। अदालत में ये सबूत कैसे चलेगा? यह सबूत मेरे डीएनए से नहीं, बल्कि हमारी कंपनी के पुराने ड्राइवर लाओ लियू के डीएनए से साबित होगा। ये सुनते ही चिन शियनयुन दंग रह गई। उसे याद आया कि जब भी ड्राइवर लाओ लियू चैन तियानचिंग को देखता था तो उसकी आंखों में एक अजीब सा हक और प्यार दिखता था। वह पहले समझती थी कि यह मालिक के बेटे के प्रति उसकी वफादारी है, लेकिन आज चेन होंग फेई की बात सुनकर सारा माजरा साफ हो गया। वह सचमुच लाओ लियू का ही बेटा था। चिन शियनयुन ने तुरंत अपना फोन निकाला और चेन तियानचिंग को कॉल किया। उसने बहाना बनाया कि कंपनी में कोई संकट आ गया है और उसे तुरंत घर पहुंचना होगा। मामला बेहद गंभीर है। चैन होंग फेई ने आगे कहा, और सुनो, ये लड़का जिसका शरीर मैंने लिया है, इसका नाम वांग यांग है। मैंने इसे अपनी कंपनी के 10% शेयर्स देने का वादा किया है। इसमें कोई कंजूसी मत करना। आखिर इसी के दम पर मैं आज यहाँ आ पाया हूँ। वैसे भी मेरे जाने के बाद कंपनी डूबने की कगार पर है, लेकिन अगर इसका साथ रहा तो हमारी कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी, क्योंकि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। चैन होंग फेई के मुंह से मेरे लिए इतनी बड़ी तारीफ सुनकर चिन शियनयुन ने भी अदब से सिर हिलाया। ठीक उसी वक्त झोंगहाई शहर के ब्लू स्काई होटल के एक वीआईपी स्वीट में यांग लुलू थोड़ी नर्वस अंदाज में वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकली, लेकिन बाहर का नजारा देखकर वह दंग रह गई। चैन तियानचिंग घबराहट में अपने क्लोथ्स पहन रहा था। लुलू ने परेशान होकर पूछा, तियानचिंग, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मेरी बात पर यकीन करो, वह डिलीवरी बॉय बस मेरा एक पुराना क्लासमेट है। हमारा कोई चक्कर नहीं है। चैन तियानचिंग ने झटके से कहा, मुझे उस भिखारी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ का फोन आया था कि घर पर कोई मुसीबत आ गई है। मैं वहाँ से निपट कर वापस आता हूँ, फिर तुमसे बात करूंगा। कुछ ही देर बाद चेन तियानचिंग तेजी से अपने घर के मेन गेट पर पहुंचा। जैसे ही उसने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर आया, सामने बैठे एक नौजवान को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़के की वह चमकीली पीली डिलीवरी बॉय की ड्रेस उसकी आंखों में चुभ रही थी। वह वही लड़का था, कॉलेज के गेट पर वो मामूली डिलीवरी बॉय। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने चिन शियनयुन की तरफ देखा। माँ, मेरे पिता को मरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए, उनकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुम इस मामूली से लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि पापा की आत्मा तुम्हें देख रही होगी? चैन तियानचिंग गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जिससे बात कर रहा है वह असल में कौन है। चैन होंग फेई ने मेरे हाथों को हवा में उठाया और उंगली दिखाते हुए गरज कर कहा, कमीने, चुपचाप घुटनों के बल बैठ जा। वह कड़क आवाज सुनते ही चैन तियानचिंग का दिल दहल गया। वह आवाज और डांटने का अंदाज बिल्कुल उसके स्वर्गीय पिता जैसा था, जो अक्सर गलती करने पर कंपनी के कर्मचारियों को डांटते थे। क्या हुआ, अपनी जगह से हिलेगा नहीं क्या? मेरी कीमती वक्त बर्बाद करने की जुर्रत कैसे की? चैन होंग फेई ने बिना सोचे समझे पास रखी एक भारी कुर्सी उठाई और सीधे चैन तियानचिंग के सिर पर दे मारी। चैन तियानचिंग को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुर्सी सीधे उसके मुंह पर लगी। वह भारी कुर्सी इतनी मजबूत थी कि वह चक्कर खाकर सीधे जमीन पर चारों खाने चित्त हो गया। मैंने अपने मन के अंदर से चेन होंग फेई को चेतावनी दी, जरा हाथ संभाल कर उसे जान से मत मार देना, वरना जेल मुझे जाना होगा। चेन होंग फेई ने मन ही मन जवाब दिया, तुम फिक्र मत करो, मुझे अच्छे से पता है कि इस नाजायज औलाद का क्या करना है। उसने चेन तियानचिंग को घसीटकर हॉल के बीच में लाया और कहा, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है ना। मेरे मरने के ठीक 10 दिन बाद तुम अय्याशी करने होटल पहुंच गए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं आज यहाँ हूँ। अब तुम्हें पता चलेगा कि किसी असली शेर के इलाके में घुसने का क्या अंजाम होता है। बताओ, तुम असल में कौन हो? चेन तियानचिंग ने खौफनाक नजरों से देखते हुए पूछा। तुम कौन हो? चेन होंग फेई ने चीख कर कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इस वक्त चेन तियानचिंग का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। उसकी आंखों के सामने चेहरा भले ही मेरा था, लेकिन उस चेहरे पर जो खौफनाक परछाई और गुस्सा था वह हूबहू चेन होंग फेई का था। वही डरावना सफेद चेहरा। उसने कांपते हुए कहा, पापा मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे और मत मारो। चैन होंग फेई ने डांटते हुए कहा, घुटनों के बल बैठो, अपनी गलती का एहसास है तुम्हें? चैन तियानचिंग डर के मारे रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे पता है, मुझे सब पता है। मेरी आंखें फूट गई थीं जो मैंने आपकी जायदाद पर नजर डाली और उस वांग यांग की गर्लफ्रेंड को पटाया। मैं अपनी गलती मानता हूँ पापा। वह घुटनों के बल बैठकर रोते रोते पापा पापा चिल्लाने लगा। चैन होंग फेई का वह रोबदार हुक्म ऐसा था जिसे टालने की किसी में हिम्मत नहीं थी। यह नजारा देखकर मेरे मन के अंदर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। यार, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार था। उस घमंडी अमीरजादे को अपने ही सामने घुटनों पर रोते देखना सचमुच दिल को सुकून देने वाला था। जब चैन होंग फेई का गुस्सा जरा शांत हुआ तो उसने अपनी असली वसीयत का फैसला सुनाया। उसने बेहद हिकारत से चेन तियानचिंग को देखा और कहा, आज के बाद से तुम्हारा मेरे नाम और मेरी जायदाद से कोई
वास्ता नहीं है। तुम्हें इस घर की एक चम्मच भी नहीं मिलेगी। मेरी सारी धन दौलत और कंपनी सिर्फ चिन शेन्युन और वांग यांग की होगी। अब तुम यहाँ से दफा हो सकते हो।